सीरियल प्रतिज्ञा में लीजिए छठ पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है। नहीं, वेट, एकदम कैलेंडर पे ना चालू मत हो जाइए देखने की छठ पूजा है कब। अभी वक्त है। वो क्या है, ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल छठ पूजा का त्योहार यानी सीरियल में ट्विस्ट, क्योंकि लीप के बाद पहली बार मीरा और प्रतिज्ञा का होगा आमना सामना और मीरा के होश हो जाएंगे गायब। वो क्या है, हर किसी ने सोचा था कि प्रतिज्ञा का पत्ता कट गया, अब मीरा के सुहाग पर खतरा मंडराएगा। जिस कृष्णा के लिए मीरा ने ये व्रत रखा है, ये 16 श्रृंगार किया है, उस मीरा के सामने कृष्णा का सबसे बड़ा अतीत आ चुका है। प्रतिज्ञा, जिसको सबने मरा हुआ मान लिया था, आज वो अपने प्यार के लिए दुल्हन की तरह सजकर अपना फर्ज निभाने आई है। वट सावित्री की पूजा के लिए एक तरफ मीरा जहां कृष्णा का इंतजार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ घूंघट में छिपकर प्रतिज्ञा भी सभी औरतों के बीच में रहकर पूजा कर रही थी अपने सुहाग के लिए। और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने खुद को मीरा के सामने ला खड़ा किया। अम्मा ने हमें जहर खिला ऐसा कर दिया था जैसे हमें वाकई में कैंसर हो, जैसे हम वाकई में मरने वाले थे। यहाँ तक कि जो डॉक्टर हमें ट्रीट कर रहा था वो भी अम्मा के साथ मिला हुआ था। अरे हमें तो आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी साथ तक गिर सकती है। इस एक्सीडेंट के पहले अम्मा की पोल खुल चुकी थी, कृष्णा को सब सच पता चल चुका था और उसने अम्मा के साथ अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे। आमना सामना होने वाला है मीरा और प्रतिज्ञा का, ये तो होना ही था। फाइनली वो मौका आ गया है और जो कुछ भी चल रहा है, प्रतिज्ञा ने सीधे तरीके से सब कुछ ट्राई कर लिया। अब घी निकालना है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो अब उसके लिए आमना सामना करना पड़ेगा। प्रतिज्ञा को यूं देखकर तो मीरा के होश ही उड़ गए। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो अब अपने और कृष्णा के 1.5 साल के इस रिश्ते को क्या नाम दे। पर अब सिचुएशन ऐसे आ गई कि उन 1.5 सालों में उसने कृष्णा की हेल्थ, सेहत के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी। बिना शादी के उसे पत्नी की तरह रही, उसे संभाला है एंड अब जाकर वो उसे दिल से पति मानती है अपना। तो पूरे रस्म रिवाज के साथ वो ये सब जो वट सावित्री की पूजा का रस्म कर रही है। अब अचानक से प्रतिज्ञा आती है सामने और मांग लेती है कि मुझे मेरी ज़िंदगी वापस चाहिए और कृष्णा की याददाश्त वापस लानी। तो उसके हिसाब से, मीरा के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि जब तक मीरा भी शिकार थी पूरे एक षड्यंत्र का, अब अचानक से वो अपनी ज़िंदगी कैसे रोक सकती है जब प्रतिज्ञा वापस आ गई। प्रतिज्ञा ने सारी सच्चाई मीरा के सामने तो रख दी, लेकिन मीरा के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। इतना तो तय है कि वो भी अब कृष्णा को खोना नहीं चाहती, लेकिन अब मीरा और प्रतिज्ञा दोनों क्या करेंगे ये देखना होगा। आशा लगाकर बैठी हुई थी प्रतिज्ञा के जाएंगे तो मीरा समझेंगी। अभी तक मीरा का रिएक्शन देखकर, मतलब मीरा का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो लेट्स सी कि वो क्या जवाब देती है, वो क्या करती है, वो क्या सोचती है, क्योंकि वो भी 1.5 साल से कृष्णा को अपना पति मान चुकी है और अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भाई, घर में आपका क्या सामान कम हो रहा है, जरा लिस्ट बना लीजिए और सीधा भेज दीजिए संदीप पंड्या के पास। मजाक कर रही हूँ, बात करने वाले हैं पंड्या स्टोर की, जहां शिवा को आ गया है गुस्सा। भाई, कितने ताने सुनेगा इंसान, ताने पर ताने दिए जा रही हैं मामी जी, तो फिर क्या था, गुस्सा जो है वो फूट गया।
आज अपनी सारी हदें तोड़ दी हैं। उन्होंने शिवा को नीचा दिखाने के लिए उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। शिवा को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जिसकी वजह से वो अपने होश खो दे। शिवा को जहां मामी इतनी कड़वी बातें सुना रही थी और शिवा उनकी बातें सुन रहा था, उस वक्त रावी ने शिवा के लिए मामी के सामने अपनी आवाज उठाई, लेकिन शिवा ने उसे ही चुप करा दिया। शिवा का गुस्सा तो आप अच्छी तरह जानती हैं और आज आपने शिवा को ये सब बातें कह करके शेर के मुंह में हाथ डाल लिया है। ये तो आप भी जानती हैं कि इन कड़वी बातों के बदले आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, ये ट्रस्ट भी ना कमाल की चीज है। जी हाँ, आप अगर किसी पर दिल खोलकर भरोसा करें और अपनी दिल की हर बात बता दें और सामने वाला रेसिप्रोकेट कर दे, बड़े मुश्किल से ऐसा तालमेल बैठता है। अब लीजिए, मेहंदी है रचने वाली में राघव ने तो अपने दिल का हाल जो है वो बता दिया, लेकिन पल्लवी ने अपने दिल का हाल राघव को ना बताकर अपने किसी दोस्त को बता दिया। फिर क्या था, राघव हो गए नाराज। राघव की नाराजगी पल्लवी से इस कदर है कि वो उससे कोई बात नहीं करना चाहता। उसने अपने दर्द का साथी शराब को बना लिया है। पल्लवी यहाँ राघव को एक पत्नी के हक से रोकने आई है, लेकिन बातों ही बातों में राघव ने उसे यह एहसास दिलाया कि पल्लवी के लिए उससे ज्यादा पाकी रिश्ते मायने रखते हैं। घर में अपनी पत्नी, अपनी अम्मा और बहन के साथ रहते हुए भी राघव कितना अकेला है, इसका एहसास अब पल्लवी को भी होने लगा है। और अब पल्लवी को ये भी समझ आएगा कि उसे पत्नी होने का धर्म भी निभाना है, तभी तो इनकी दोस्ती में प्यार का रंग चढ़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया, हमारी प्रीता और उनकी स्किल्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले तो जेल से किसी को भगाना हो तो यू कैन प्लीज कांटेक्ट कुंडली भाग्य में प्रीता को। ये एक्सपर्टीज ये हासिल कर चुकी हैं और उसके बाद अब इन्होंने पहन लिया है डिटेक्टिव का चोगा। जी हाँ, अब शर्लक होम्स बनकर ये पता लगाएंगी कि असली गुनहगार कौन है, जिसकी वजह से इनके पति को जेल में चक्की पीसिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि अब तो भगा कर ले आई ना उनको।
वो गुनाह जिसकी वजह से करण सलाखों के पीछे गया था, आज उसे उस गुनाह की सच्चाई पता चल चुकी है। इसीलिए तो शर्लिन को उसने खुलेआम अब चुनौती दे दी है। चुनौती उस जुर्म की जो शर्लिन ने किया है। शर्लिन के खिलाफ प्रीता की इन हाउस इन्वेस्टिंग टीम के पास सबूत भी हैं। और तो और अब प्रीता ने भी शर्लिन को चुनौती दी है। शर्लिन, अब चाहे आप जितने पापड़ बेल लें, सच तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। तो अब आपको ये सोचना है कि आप खुद को कैसे बचाएंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जितने लीप कुमकुम भाग्य में आए हैं ना, शायद ही किसी और सीरियल में आए हों। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लीप जो है, एक तो कहानी को ट्विस्ट देने का एक मौका बन जाता है, दूसरा भैया एक्टर्स को भी लगे हाथों अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाता है। अब लीजिए, हमने आपको ये तो दिखा दिया था कि हमारे अभी जो है वो कबीर सिंह बन गए। लीप के बाद तो भाई प्रज्ञा कैसे नहीं बदलेगी अपना लुक। लीप के बाद जरा देखिए इनका ये मॉडर्न अवतार। साजिश रचकर अभी से शादी तो कर ली, लेकिन अभी ने भी उसे साफ साफ कह दिया है कि उसने प्रज्ञा का कुमकुम भले ही छीन लिया हो, पर उससे जुड़ा कुमकुम भाग्य वो कभी नहीं छीन पाएगी। इस पल में अभी ने तनु को साफ साफ कह दिया है कि वो उसका कभी नहीं होगा, और अब ये बात तनु भी समझ चुकी है। इसीलिए तो तनु ने भी कसम खाई है अभी को और कुमकुम भाग्य को अपना बनाने की। कहानी के इसी मोड़ के साथ बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और आपको बता दें कि एक तरफ जहां प्रज्ञा की याद में अभी कबीर सिंह बनेंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा आपको मॉडर्न बिजनेस वुमेन के अवतार में नजर आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गुम है किसी के प्यार में जो हमारे विराट है ना, अब उनको ड्यूटी ज्वाइन करनी है। और देखिए, ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले उनको एक फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए कि भैया बंदा रिष्ट पुष्ट है, वापस जा सकता है, सरहद पर भी भेजना चाहे तो जा सकता है। तो बस अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेने ये पहुंच गए अस्पताल, और वहां पहुंच गई सही। सो शी क्लेम्स कि एक्सीडेंटली अपने काम से पहुंची है, लेकिन यहां पर माजरा कुछ और लग रहा है। सई और विराट, ये वो दो नाम हैं जो एक दूसरे से झगड़ते भी हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। इसीलिए तो सई भले ही घर न गई हो, पर अपना फर्ज निभाने के लिए वो हॉस्पिटल में विराट का इंतजार कर रही थी। और सई को देखते ही विराट की मानो सारी नाराजगी पल भर में दूर हो गई हो। सई को हॉस्पिटल में देखकर विराट की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। इन दोनों के आमने सामने आते ही फिर से इनकी तू तू मैं शुरू हो गई। सही आज नहीं तो कल आपको विराट के इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और वो दिन जल्द ही आएगा जब आपको अपने प्यार का एहसास होगा।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए जरा भाभी जी के मोहल्ले में होकर आते हैं। क्या है ना, वहां पर 2 नए नमूने आए हैं। नमूने इसलिए क्योंकि भैया विभूति नारायण और तिवारी जी, ये लोग अपना भेष बदल भी लेना तब भी नमूने ही लगते हैं। बहरहाल अपनी नजरों में नहीं, लेकिन उसके बाद इन्हें लगा कि भाभी जी इसको नहीं पता लगेगा कि ये कौन है। लेकिन तू डाल डाल तो मैं पात पात, हमारी भाभी जी विद एन अपॉस्ट्रोफी एस फ्लर्ट कर रही हैं इनके साथ। भाभी और अनीता आज मिस्टर एंथोनी और अकबर के साथ अपने कदम थिरका रही हैं। उनके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रही हैं। अपनी पत्नियों के सामने विभूति जी और तिवारी जी रूप बदल के जरूर आए हैं, लेकिन उन्हें पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं है। इसीलिए तो एक ही झलक में दोनों ने अपने पतियों को पहचान लिया। जी और तिवारी जी, हर बार आप दोनों का बचना इतना आसान नहीं होगा। इस बार तो बाजी अनीता भाभी और अंगूरी जीतेंगे। न्यूज रिपोर्ट। वैसे तो सीरियल का नाम ही इतना म्यूजिकल है कि मन करता है गाने लग जाए इंसान, पर क्या करें, भगवान ने आवाज दी लेकिन सुर जो है गायब कर दिए। बावरा दिल की बात कर रहे हैं, आपको बता दें। अब गाने मत लग जाइएगा सीरियल का नाम सुनकर, क्योंकि अभी तो दूसरा गाना गुनगुनाने का मौका आया है। याद है आपको सलमान खान और रवीना टंडन का वो गाना, कभी तू चलिया लगता है टन ना 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 ना। वेल, आपको याद आ जाएगा ये गाना ये सीन देखकर। सूट पहन के, हाथों में छतरी लेके और सर पर काली टोपी पहनकर शिवा का दिल बावरा हो चुका है। वो सिद्धि जिसके साथ वो हर वक्त झगड़ता रहता था,
आज उसी सिद्धि के साथ वो अपने 90s के फेवरेट गानों पर कदम थिरका रहा है। सिद्धि और शिवा का ये अवतार दरअसल एक सपना है जो शिवा देख रहा है। शिवा सिद्धि से प्यार करने लगा है, ये बात उसको भी समझ नहीं आ रही। अभी तक पता नहीं उसको दिल बावरा हुआ है कि नहीं, लेकिन ख्वाब जो है वो बावरे बावरे से आ रहे हैं। प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जहाँ तक डांस की बात है, शिवा एज अ कैरेक्टर इतना नाचता नहीं है, लेकिन ड्रीम है, ही इज़ कम्प्लीटली ओपनड अप, और जो मूवीज़ के वो गाने सुनता था या मूवीज़ देखता था वो अपने आप को उसमें इमेजिन कर रहा है अलॉन्ग विद सिद्धि। सो आई थिंक ये एक स्टेप है टुवर्ड्स समथिंग मोर स्पेशल एंड ब्यूटीफुल। वैसे अगर सच कहे तो इन दोनों को यूं लड़ते झगड़ते हमने कई बार देखा है, पर इन दोनों का ये बदला हुआ अंदाज पहली बार नजर आएगा। और इसी के साथ शुरू होगी सिद्धि और शिवा की प्रेम कहानी। कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अगर आप तलाश रहे हैं कि जल्द ही कुछ ऐसा कंटेंट आए जिसको देखकर आपका मन खुश हो जाए, तो वेल गेस व्हाट, आ रहा है स्वरा भास्कर का एक डिजिटल कंटेंट। इट्स एक्चुअली अ शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है दोबारा अलविदा। इस शॉर्ट फिल्म के चलते हमने की इनसे खास मुलाकात, जहां खुलकर बोली आज स्वरा ट्रोलिंग के बारे में। मैंने बड़े सारे टफ डिसीजन लिए हैं इस टाइप के। जून 9 या 10 दिन हुए हैं, जून के भी नहीं हुए, और उसमें 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो ऐसे दौर में अगर किसी का घर चल रहा है मुझे गाली देकर, तो फिर मैं तो जिसे कहते हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस नेकी का मौका मिल रहा है। मुझे हमेशा लगता है कि यार डांट खा लो, झाड़ खा लो, झगड़ा कर लो, लेकिन सच बोलो। SBS ओरिजिनल्स में आज हमारे साथ है स्वरा भास्कर, जो ले आई है अपनी नई शॉर्ट फिल्म दोबारा अलविदा। से खास बातचीत की, जहां उन्होंने अपनी फिल्म और 12 साल की सफर के बारे में बताया। एंड वेलकम टू SBS ओरिजिनल स्वरा। बात की जाए आपकी शॉर्ट फिल्म दोबारा अलविदा की, बट मैं ये पूछना चाहती थी, वो वन साइडेड लव, अनरिक्वेटेड लव और एक टफ डिसीजंस के बारे में, तो आपके लाइफ में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव इन स्वराज लाइफ? आई थिंक कि मेरे लिए बहुत अहमियत है लव की। मैं जीवन में कोई काम बिना उससे इमोशनली अटैच हुए नहीं कर पाती हूँ, और ये सिर्फ प्रेम और मोहब्बत की बात नहीं कर रही मैं तो आई एम सेइंग ऑल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल काम। जब मैं बॉम्बे आ रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, मेरे लिए डिसीजन पता है मैं किस तरीके से ले रही थी। मैं ये सोच रही थी कि यार अगर जिंदगी में आप किसी से प्यार करते हो तो उन्हें बता देना चाहिए। अगर वो रिजेक्ट कर दें आपको, कोई बात नहीं, आप रिजेक्शन ले लो, आप फेल हो गए, लेकिन कम से कम आपने कोशिश तो करी। फिल्म में ये भी बताया गया है कि आपने एक टफ डिसीजन लिया है, तो स्वरा की लाइफ में ऐसा कौन सा टफ डिसीजन उन्होंने लिया था, और क्या वो डिसीजन वो रिग्रेट करती या फिर एक फ्रूटफुल डिसीजन था उनके लाइफ का? मैंने बड़े सारे टफ डिसीजन लिए हैं इस टाइप के। हाँ, एंड आई थिंक दैट आई थिंक वो सारे डिसीजन कुल मिला के ठीक ही थे। मुझे हमेशा ये लगता है कि सच कड़वा हो सकता है, लेकिन सच सही होता है। मतलब मैंने गलतियाँ करी हैं लाइफ में, लेकिन मैंने हमेशा आके खुद ही बता दिया है कि ये मेरे से गलती हुई है या ये मैंने गलत काम किया है, आई एम सॉरी। बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि यार डांट खा लो, झाड़ खा लो, झगड़ा कर लो, लेकिन सच बोलो।
So that I'm quite straightforward like that. So no, I don't have any regrets. I think the tough decisions भी जो थे वो सही थे. I mean, मुझे बस ये समझ नहीं आता कि यार ऐसी महामारी का प्रकोप है दुनिया में, इस देश में इतने लोग मर रहे हैं, इतना दुख का माहौल है. मतलब मुझे नहीं लगता कि ये जो भक्तगण हैं और ये जो ट्रोल हैं इनके भी घर बचे होंगे ना, इनके भी तो लोग मर ही रहे हैं और हम देख ही रहे हैं. उसमें भी आपको इतने आप पड़े हुए हो मेरे पीछे या किसी एक्ट्रेस के पीछे या किसी जर्नलिस्ट के पीछे, आई मीन लाइक what is like आप क्या हो, like you know. एंड बाकी के लिए तो मैं समझती हूँ कि देखिए ये पूरी चीज़ प्रायोजित है, ये आयोजित है, इसके पीछे अब तो सबको पता है आईटी सेल्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के या कुछ खास एजेंडा है. लोगों को मेरे आधे से ज़्यादा अकाउंट्स तो मुझे लगता है जो मुझे फॉलो करते हैं वो बॉट्स ही हैं, वो जो विचार बेसिकली फॉर ट्रोलिंग पर्पसेस. तो मेरे को लगता है कि यार अब और आप मुझे ये अब तो ये भी पता चल गया ना कि 2 रुपए मिलते हैं हर ट्वीट के या 10 रुपए मिलते हैं हर ट्वीट के. तो भाई अब ऐसे जिसे कहते हैं मंदी के दौर में और बेरोजगारी के दौर में, जहां मतलब जून 9 या 10 दिन हुए हैं, जून के भी नहीं हुए, और उसमें 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं. तो ऐसे दौर में अगर किसी का घर चल रहा है मुझे गाली देकर, तो फिर मैं तो जिसे कहते हैं मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस नेकी का मौका मिल रहा है और उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए मुझे. स्वरा, आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जैसे कि मैंने कहा आप डरती नहीं है किसी से अपना ओपिनियन रखने में, बट काफी मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ. मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, आप विकेश से पूछ सकते हो, और ये सब कीड़े मकोड़े से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है. एक स्ट्रॉन्ग इंसान भी कभी ना कभी उसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है, वो भी इमोशनल हो जाता है. तो ऐसे दौर में आपका बैकबोन, आपका सपोर्ट सिस्टम कौन बनता है? माय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स. आई एम वेरी ब्लेस्ड. मैं हमेशा मैं मानती हूँ कि मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत सही किया है. ये इस जन्म के कर्म तो नहीं है. कहीं ना कहीं आपका इतना ऑनेस्ट होना, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, क्या ये आपके करियर पे कभी बैकफायर हुआ है? कि आपको आज ये लगता है? डेफिनेटली. जब कन्हैया का कैंपेन करके और जो 2019 में बाकी कैंपेन्स करके जब मैं आई थी, तो मुझे कुछ 3-4 ब्रांड्स से जिनके साथ एंडोर्समेंट्स के या पेड प्रमोशंस के डील्स थे, वो सारे छूट गए थे. कई प्रोड्यूसर्स ने और शुभचिंतकों ने इंडस्ट्री में मुझे बोला है कि यार स्वरा तुम बहुत कंट्रोवर्शियल हो रही हो और तुम्हारे लिए you're trouble for people, you have nuisance value. बट मुझे लगता है कि ठीक है यार, कोई बात नहीं. स्वरा, आपको करीबन 12 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, तो ये जर्नी को आप कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम काम किया है. मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकती हूँ. मेरे अंदर क्षमता है, मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. मुझे लगता है मैं अभी जितना लेवल है मेरे क्राफ्ट का और मेरी काबिलियत का काम को लेकर, मैं उससे कहीं आगे जा सकती हूँ. इसके लिए मैं अपने आप को और ट्रेन करना चाहती हूँ, मैं और काम करना चाहती हूँ, मैं और वर्कशॉप्स करना चाहती हूँ, मैं और रोल्स करना चाहती हूँ. जो हज़ारों लोग बम्बई पहुँचते हैं अपने मन में सपने लिए, मैं उसी भीड़ का एक हिस्सा थी. कुछ अलग नहीं हुआ मेरे साथ. मैंने वही रूट लिया, वही ऑडिशंस करे, उतनी ही बार रिजेक्ट हुई. सो इन दैट सेंस आई फील कि हाँ यार, मतलब नॉट बैड. सो या ऑफ कोर्स आई फील ग्रेटफुल, बट आई थिंक दैट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. मैं सैटिस्फाइड तो बिल्कुल नहीं हूँ. But I have a short segment, Know Your Celebrity. इससे जनता आपको और अच्छे से जान पाएंगी. Your thoughts about marriage. स्वरा के विचार मैरिज के ऊपर. I'm sure it's great. मेरी शादी हुई नहीं है तो मुझे पता नहीं है कि वो कैसा होता है. पर I have a lot of मेरे इर्द गिर्द बहुत सक्सेसफुल मैरिजेस के एग्जाम्पल्स हैं. सबसे बड़ा तो मेरे पेरेंट्स, खुश सक्सेसफुल मैरिजेस. बुरे मैरिजेस के भी एग्जाम्पल्स हैं, बट अच्छे मैरिजेस के ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं जो मेरे करीब हैं. सो या आई एम श्योर इट्स ग्रेट. कोई प्लान्स मैरिज? हाँ जी, वो मैं जानती हूँ. कोई प्लान्स मैरिज को लेकर? मतलब कोई मिल जाए तो जरूर. कोई मिल भी नहीं रहा है. ये भी एक इस पैंडेमिक के दौर में एक दूसरा अभाव जो शुरू हुआ है जीवन में. अगर स्वरा एक्टर नहीं होती तो क्या होती? तो I would have been, I think, a teacher, like a primary, like a school teacher, or I think I would have been an activist, more of an activist, like a proper activist. But I think मैं घूम फिर के यहीं आ जाती यार. I think I am where I'm meant to be.
एक गुड और बैड रूमर जो आपने अपने बारे में सुना? बैड रूमर तो ट्विटर पे सुनते रहती हूँ। ज्यादातर जो ट्विटर पे मेरे बारे में लिखा जाता है वो झूठ ही होता है। तो बैड रूमर तो हाँ, और गुड रूमर, दैट्स Swara's very punctual on set. Are you? I'm okay. तो आपका बेस्ट बडी अगर मैं बोलने जाऊं तो वो कौन होगा? इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री के बाहर? इंडस्ट्री में। सोनम। लाइक उससे मिलने के बाद मुझे बिकॉज ऑफ हर मुझे एक्चुअली लगने लगा कि ओ राइट, यू नो, आई ऑलवेज फील बड़े हाशिए पे इन बॉलीवुड, बट लाइक सोनम इज रियली समवन हु मेड मी फील वेरी एट होम। थैंक यू सो मच स्वरा। वेल स्वरा, आपने अपने सफर में कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, पर हमेशा उनका डटकर सामना किया। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में भी आप दर्शकों का यूं ही मनोरंजन करेंगे। मैंने बड़े सारे टफ डिसीजन लिए हैं इस टाइप के। मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जून 9 या 10 दिन हुए हैं, जून के भी नहीं हुए, और उसमें 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो ऐसे दौर में अगर किसी का घर चल रहा है मुझे गाली देकर, तो फिर मैं तो जिसे कहते हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस नेकी का मौका मिल रहा है। कहते हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग, शायद इसलिए क्योंकि वक्त के साथ घाव भरे ना भरे धुंधले जरूर हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ गैप्स रह जाते हैं जो भरे तो सिर्फ खूबसूरत यादों के साथ भरे, नहीं तो यकीन मानिए खालीपन हमेशा कचोटता है। बॉलीवुड में ये खालीपन नज़र ज़रूर आएगा, क्योंकि सुशांत के जाने के बाद एक अच्छा कलाकार जो है वो बॉलीवुड मिस कर रहा है। जी हाँ, देखते ही देखते सुशांत को हमारे बीच से गए हुए एक पूरा साल बीत गया। ऐसे में आइए हमारी एक छोटी सी श्रद्धांजलि सुशांत सिंह राजपूत के नाम। ये वो दिन है जो आप और हम कभी नहीं भूल सकते। और क्यों, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि आपके और हमारे चहीते एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को ये दुनिया छोड़कर चले। लेकिन आज 1 साल बाद भी ऐसा क्या हुआ था कि सुशांत इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ये गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। क्या वो एक सुसाइड थी या फिर वो एक मर्डर था? ये गुत्थी आज भी उतनी ही उलझी हुई है जितने की 1 साल पहले। और आज ठीक 1 साल बाद सास बहू और साजिश इसी गुत्थी को एक बार फिर से डिकोड करना चाहेगा, और साथ में आपको बताना भी चाहेगा कि इस 1 साल के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसने सुशांत सिंह राजपूत के केस को अलग मोड़ दिया। कई और लोग इस केस से जुड़े, कई लोगों ने इस केस का फायदा भी उठाया, लेकिन 1 साल बाद भी इस केस का कोई सही निर्णय या कोई डिसीजन अभी तक नहीं है। दोस्तों, कोरोना चल रहा है। इतनी बड़ी महामारी को ध्यान में रखते हुए हम जब ये स्पेशल एपिसोड बना रहे हैं तो हमने पूरी कोशिश की कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रख सकें, और इसीलिए जो जहां पर है वो वहीं से वो बातें आपको बताएगा जो अभी तक पूरे 1 साल में हमने इकट्ठी की। तो हमारे साथ कौन है, आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं विभा कौल भट्ट, संदीप पंड्या, रवि जैन, नेहा सावंत, कलीम सलमानी, निशी मिश्रा। सास बहू और साजिश की टीम के वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को लगभग 12 सालों से जानते थे।
ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के जितने भी वाकये थे उनसे कहीं ना कहीं ये लोग वाकिफ हैं। टाइम का ख्याल रखिए, आपको वापस जाना पड़ता है। भीड़ से अलग ये टीम आज आपको ये बताएगी कि पिछले 1 साल में सुशांत सिंह राजपूत के केस का क्या हुआ, बात कहां तक पहुंची और आगे क्या अपडेट हो सकती है। एक गुत्थी ऐसी है जो कि शुरुआत से इस केस से जुड़ी है और वो है रिया और शौविक। तो रवि जैन से जानते हैं कि रिया और शौविक को ईडी और एनसीबी के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, उसके बाद क्या और इस पूरे 1 साल के बाद रिया और शौविक कहां? कुछ ही महीनों बाद ये जो मामला है ये पूरी तरह से इसकी दिशा बदल गई। पुलिस के बाद जब सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया और उसके बाद जब एनसीबी इस मामले से जुड़ गई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब इस मामले से जुड़ गया तो उन्होंने इस मामले में ड्रग्स का एंगल भी ढूंढ निकाला और इस मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स सुशांत सिंह को ड्रग्स पहुंचाने, उसके सुशांत सिंह राजपूत को इसके कंजम्पशन के लिए उकसाने और जो ड्रग्स मंगाई जाती थी उसको फाइनेंस करने का इल्ज़ाम रिया चक्रवर्ती पर लगाया और उन्हें इस मामले में 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा। वो भाईकल्ला जेल में बंद थी और 1 महीने बाद उनकी ज़मानत हुई। बाद में एनसीबी ने, यानी कि इस साल मार्च महीने में एनसीबी ने 11,700 पन्ने की चार्जशीट फाइल की। 33 लोगों के खिलाफ उन्होंने ये चार्जशीट फाइल की। इसमें रिया चक्रवर्ती को भी मुख्य अभियुक्त बनाया और उनके जो भाई हैं शौमिक चक्रवर्ती, जिन्हें जमानत नहीं मिली, उनके खिलाफ भी मामला बनाया और यह आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती जो है वो फाइनेंस करती थी, उन्हीं के जरिए सुशांत सिंह राजपूत तक ड्रग्स पहुंचती थी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जांच दिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दें। अपनी चार्जशीट में एनसीबी ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि सांताक्रूज में जो घर है रिया चक्रवर्ती का, वहाँ पर एक बार मैरिजुआना यानी कि गांजा जो है उसका एक पैकेट डिलीवर किया गया था सुशांत के लिए, जिसकी डिलीवरी जो है वो रिया चक्रवर्ती ने ली थी और उसके जो पैसे थे, वो डिलीवरी के जो पैसे थे, गांजा के जो पैसे थे, वो खरीद के जो पैसे थे वो रिया चक्रवर्ती ने चुकाए थे। तो एक इल्ज़ाम उन पर ये भी है। इसीलिए एनसीबी का कहना है कि रिया चक्रवर्ती जो है इस ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई है। ये बात सोचने वाली है और इस बात के काफी अलग पहलू, क्योंकि एक डेथ, एक इतने बड़े सुपरस्टार की डेथ होती है और उसके बाद ये पता नहीं होता कि वो क्या है, वो सुसाइड है या फिर वो मर्डर है या फिर कुछ और है। और उसके बाद एक मर्डर मिस्ट्री घूमती है एनसीबी और ईडी की तरफ, यानी कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जो कि ड्रग्स से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स है उनसे डील करता है, और ईडी यानी कि पैसों से रिलेटेड, यानी 2 अलग-अलग पहलू। और उसके बाद आते हैं बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स के नाम, और वो नाम कई सारे, जरा देखिए। एनसीबी की जो जांच है अभी भी चल रही है। कई पेडलर्स लगातार पकड़े जा रहे हैं, कई जगहों पर रेड हो रही है लगातार, और लगातार जो इस तरह के जो नशीले पदार्थ हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। इस मामले में दीपिका पादुकोण को, रकुल प्रीत को, अभिनेत्री रकुल प्रीत जो है, सारा अली खान, ऐसी कुछ अभिनेत्रियों को भी कंजम्पशन को लेकर एनसीबी ने बुलाया था अपने दफ्तर। उनकी भी जांच हुई, लेकिन उसके बाद फिर चुप्पी साध ली गई। अब किसी सेलिब्रिटी, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी को तो इस मामले में नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है, चार्जशीट फाइल की गई है। हालांकि उनके जो वकील है सतीश मान शिंदे, उन्होंने कहा कि ये मामला पूरी तरह से बोगस है, ना वो कंजम्पशन में इन्वॉल्व है, ना खरीदारी में इन्वॉल्व है, और ऐसा कोई मामला उनके खिलाफ बनता नहीं है। वाकई 1 साल हो गया, लेकिन अभी भी एक गुत्थी उतनी ही उलझी हुई है जितनी कि 1 साल पहले थी, लेकिन काफी कुछ बदला है। संदीप जी से जानते हैं। संदीप जी,
ये जो एलसीडी और ड्रग्स का एंगल है, इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है और वो है एम्स की रिपोर्ट जो आई या नहीं आई, ये भी अभी तक बहुत ही उलझन भरा मामला है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत का केस जब सीबीआई के हाथ में गया तो सुशांत के जितने भी फैंस थे वो बहुत खुश हो गए थे। सबको ये लग रहा था कि इस केस की अब सही जांच भी होगी और साथ ही साथ जो सच्चाई है वो भी बाहर निकल कर आएगी। लेकिन ताज्जुब की बात है कि अभी तक सीबीआई ने अपना आधिकारिक बयान ना कहीं दर्ज करवाया है, ना जारी किया है और ना ही किसी के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। सीबीआई के एक अफसर ने इंडियन एक्सप्रेस से अखबार से बात करते हुए ये कहा था, आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे छपा था, जो स्रोत बन गया था कई खबरों का, कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कोई फाउल प्ले नहीं है, ये आत्महत्या ही नज़र आ रही है, हत्या नहीं है। इस तरह का एक बयान एक अफसर ने दिया था। तो इसके बाद थोड़ा सा लोगों को ये भी पता चला कि सीबीआई के पास भी लगता है कि कुछ खास हाथ लगा नहीं है। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के घर गई थी, उन्होंने पूरा सीन भी रिक्रिएट करवाया था, जो उस वक्त घर में मौजूद थे, जो उनका कुक है नीरज, ड्राइवर, जो तमाम लोग उस वक्त घर में थे, पूरा सीन रिक्रिएट हुआ। लंबी जांच चली, बहुत लोगों को बुलाया गया, लेकिन सीबीआई जब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगी, जब तक वो चार्जशीट फाइल नहीं करेगी, तब तक लोगों के मन में, जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, उनके मन में ये संशय बना रहेगा, ये शक बना रहेगा कि आखिरकार क्या हुआ था, ये आत्महत्या थी, मौत थी या किसी ने उन्हें उकसाया था। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सीबीआई पर भी किसी और का प्रेशर है? क्या सीबीआई किसी के अंडर काम कर रही है? क्या सीबीआई को उतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपनी बात खुलकर लोगों के सामने रख सके? आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुशांत सिंह राजपूत के केस की अगर बात करें तो उनका परिवार यानी उनके पिता और उनकी बहनें ही थी जो लगातार ये कह रहे थे कि सुशांत की मौत कोई खुदकुशी नहीं है बल्कि कोई साजिश है। सुशांत की मौत के बाद जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी तो उनकी जांच से उनके परिवार वाले नाखुश थे और यही वजह थी कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। बिहार के एक डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, जो मीडिया फ्रेंडली थे और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद वो लोगों को बुला कर अपनी बात रखते थे और सुशांत के फेवर में कुछ बातें करते थे जो लोगों को अच्छी भी लगती थी। हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। शायद इसीलिए उन्होंने अपने रिटायरमेंट से 4 महीने पहले ही वीआरएस ले लिया और फिर जनता दल पार्टी को ज्वाइन करने का उन्होंने मन बना लिया। शायद उन्हें टिकट भी मिलने वाला था, लेकिन जैसे ही केस सीबीआई के पास गया और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई और केस ने जैसे पूरा यू टर्न ले लिया, मतलब 360 डिग्री पूरा केस घूम गया और केस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और इस चक्कर में ये जो डीजीपी थे उनका जो राजकीय भविष्य था वो अधर में लटक गया, क्योंकि पार्टी ने कह दिया कि अब आपको हम टिकट नहीं दे सकते। तो बाकायदा डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को कह दिया कि शायद ये राजकीय समीकरण अभी नहीं बन रहे हैं, लेकिन पार्टी के साथ मेरा नाता हमेशा के लिए रहेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अपने आप में अनूठा इसलिए भी है क्योंकि इसकी जांच पहले मुंबई पुलिस कर रही थी और बाद में बिहार पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और उसके बाद सीबीआई भी इसमें शामिल हो गई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई ने भी की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और बिहार पुलिस मुंबई आ गई थी और मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में जो है काफ़ी टसल चल रहा था, एक किस्म की प्रतिद्वंदिता चल रही थी और मुंबई पुलिस इस बात को लेके काफ़ी नाखुश थी कि बिहार पुलिस भी इस मामले की जांच करना चाह रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस का मानना था कि वो बहुत ही कॉम्पिटेंटली इस मामले की जांच कर रही है, बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ इसकी जांच कर रही है। ऐसे में बिहार पुलिस ज़बरदस्ती अपनी टांग अड़ा रही है। तो एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी मुंबई में देखने को मिला था कि बिहार पुलिस जहाँ तहाँ जो है बिहार पुलिस भी पहुँच जाती थी जांच करने के लिए। एक दफ़ा एक पुलिस स्टेशन में भी बिहार पुलिस के साथ कुछ शो ऑफ हो गया था। ये जो 1 साल था ये बहुत सारी गुत्थियों से भरा हुआ था जो अभी तक सुलझी नहीं। लेकिन नेहा, जो फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के,
पहले देखते हैं कि आज भी वही ट्रेंड होता है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, CBI फॉर सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, और ना जाने कितने सारे। नेहा फैंस को मानना पड़ेगा, उन्होंने अभी तक 1 साल के अंदर अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं है जब सुशांत सिंह राजपूत को ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करवाया। यूट्यूबर जिनके सब्सक्राइबर्स हजारों में थे उनके लाखों में पहुंच गए हैं, और ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कमाई करने की कोशिश की। रातों रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने सुशांत के केस की डिकोडिंग करनी शुरू की कि ये सुसाइड है या मर्डर। 1 साल हो गया है लेकिन अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के केस पे कोई सुनवाई नहीं आई है। फैंस के साथ साथ हमें भी इंतजार है कि आखिर 14 जून को हुआ क्या था। सुशांत की डेथ के बाद कई सारे ऐसे डिजिटल चैनल खुले जिन्होंने सुशांत की डेथ का सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश की ताकि वो अपने व्यूज इकट्ठा कर सके और उससे पैसे कमा सके। और एक चैनल तो ऐसा भी था जिन्होंने दिन का आगे देखा न पीछे, जो मन में आया वो कह दिया और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का पूरा फायदा। जरा सा उस बारे में बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये जोड़ना चाहता हूँ कि कहते हैं ना, जब किसी का घर जलता है तो दूसरे लोग उसकी रोशनी का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ ऐसा ही सुशांत की मौत से ये फ़ायदा लोगों ने उठाने की कोशिश की है, जिसमें से एक बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम आता है। कंगना ने खुले तौर पे सबके सामने ये कहा कि ये सुशांत का सुसाइड नहीं बल्कि ये साजिश के तौर पे एक मर्डर है, और इस मर्डर को लेकर के उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की सोशल मीडिया पर। जो कुछ प्रोड्यूसर ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि सुशांत एक अच्छे कलाकार के रूप में हर जगह नजर आए और एक तरह से बॉलीवुड पर छा जाएं, ऐसा कंगना का मानना था। इसलिए कंगना ने ना कि सिर्फ करण जौहर पर बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स पर उन्होंने नेपोटिज्म का आरोप भी लगाया कि ऐसे लोग रहेंगे तो बॉलीवुड का कोई कुछ नहीं हो सकता, और जो न्यू कमर्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बॉलीवुड में आना चाहते हैं, वो अपना नाम नहीं बना सकते। राष्ट्रीय सरकार पर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी, वो भी सोशल मीडिया के सहारे। ऐसे में ये हुआ कि कंगना जब हिमाचल प्रदेश में थी तो उन्होंने संबोधित किया माननीय मुख्यमंत्री को तू तड़ा करके, मतलब भावनाएं जो बातों की थी, जो भाषाओं की थी, उस पर भी काबू नहीं रखा गया, जिसको लेकर के यहाँ पर बहुत सारे जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे वो काफ़ी लोग भड़क उठे थे। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा खंडन टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। आपसी रंजिश का तकाजा ये था कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि कंगना के निशाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी रहे। कंगना ने ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जो कि उन पे शोभा नहीं देता। कि हुआ यूं कि ये जो सिलसिला है बढ़ता चला गया, रंजिशें आपस की जो थी वो बढ़ती चली गई। कंगना ने जब हिमाचल प्रदेश से मुंबई की तरफ रवाना हुई उस वक्त जो है उनको एक तगड़ी सिक्योरिटी दी गई ताकि कंगना के साथ कोई हादसा ना पेश आ जाए, क्योंकि शिवसेना के बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं एयरपोर्ट पर जमा हो चुके थे और उनके खिलाफ, कंगना के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे थे। ऐसे में तगड़ी सिक्योरिटी के साथ कंगना को उनके घर पहुंचाया गया। जब कंगना ने महाराष्ट्र सरकार से पंगा ले लिया तो रातों रात ये खबर आई कि जो कंगना की ऑफिस है बांद्रा में उसको तोड़ दिया गया है, तोड़फोड़ कर दी गई है, क्योंकि यहाँ की जो बीएमसी है वो महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आती है। बीएमसी से जब सवाल उठाया गया कि आखिर कंगना की ऑफिस को क्यों तोड़ा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये अवैध निर्माण था। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज भी लोगों को इंतजार है कि आखिर सुशांत की मौत हुई कैसे, सुसाइड था या फिर मर्डर था। सुशांत सिंह राजपूत, ये नाम हमने पवित्र रिश्ता के सेट पे बहुत सुना था और उनसे बहुत उम्मीदें भी थी। फिर पवित्र रिश्ता छोड़कर वो फिल्मों में आ गए और धीरे 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 अपनी एक जगह बना ली, एक मकाम बना लिया। लोगों को लगता था कि फिल्में, जो टीवी से लोग आए हैं वो फिल्मों में कहाँ जगह बना पाएंगे, लेकिन उन्होंने बनाई और ऐसी बनाई कि
सब लोगों को उनसे उम्मीद होने लगी कि हाँ, टीवी के लोग भी फिल्मों में काम कर सकते हैं। और फिर वो हमेशा के लिए चले गए। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पे एक मुहिम छेड़ी, जहां पर उन्होंने सुशांत के लिए इंसाफ मांगा। उनकी इस मुहिम में बहुत सारे फैंस भी जुड़े। आज भी लोगों को इंतजार है कि आखिर सुशांत की मौत हुई कैसे, सुसाइड था या फिर मर्डर था। फैंस के साथ साथ हमें भी इंतजार है कि आखिर 14 जून को हुआ क्या था। हाँ, सीबीआई चाहे तो आसानी से केस सॉल्व कर सकती है, लेकिन सीबीआई चाहे तो सवाल तो यहीं पर आ गया। जो तो है वो बहुत बड़ा सवाल है कि ये तो क्यों लगा है। ऐसे में अब 1 साल हो गया है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, लेकिन उनके जो फैंस हैं, जो डाई हार्ट फैंस हैं और जो तमाम लोग हैं जिनके मन में ये शक आया था कि ये मौत आत्महत्या नहीं हत्या है, वो लोग अब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पर सीबीआई कब अपनी चुप्पी तोड़ेगी और कब अपनी चार्जशीट फाइल करेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।